गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पाठ 4 पढ़ेंगे, विदाई संभाषण। ये बाल मुकुंद गुप्त जी द्वारा लिखित है। तो आइए पाठ को पढ़ने से पहले लेखक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बाल मुकुंद गुप्त का जन्म 1865 ईस्वी में हरियाणा के रोहतक जिले के गुड़ियानी गांव में हुआ। इनके पिता का नाम लाला पूरनमल था। इनकी आरंभिक शिक्षा गांव में ही उर्दू भाषा में हुई। इन्होंने हिंदी बाद में सीखी। इन्होंने मिडिल कक्षा तक पढ़ाई की, परंतु स्वाध्याय से काफी ज्ञान अर्जित किया। ये खड़ी बोली और आधुनिक हिंदी साहित्य को स्थापित करने वाले लेखकों में से एक थे। इन्होंने कई अखबारों का संपादन भी किया। इन्होंने उर्दू के 2 पत्रों अखबार-ए-चुनार तथा कोहिनूर का संपादन किया। बाद में इन्हें हिंदी समाचार पत्रों हिंदुस्तान, हिंदी बंगवासी, भारत मित्र आदि का भी संपादन किया। इनका देहावसान बहुत कम आयु में 1907 ईस्वी में ही हो गया। इनकी रचनाएं 5 संग्रहों में प्रकाशित हुई हैं। शिव शंभू के चिट्ठे और खत, खेल तमाशा, गुप्त निबंधावली, स्फुट कविताएं। इनका साहित्यिक परिचय देख लीजिए। गुप्त जी भारतेंदु युग व द्विवेदी युग के बीच की कड़ी के रूप में थे। ये राष्ट्रीय नवजागरण के सक्रिय पत्रकार थे। उस दौर के अन्य पत्रकारों की तरह वे साहित्य सृजन में भी सक्रिय रहे। पत्रकारिता उनके लिए स्वाधीनता संग्राम का हथियार थी। यही कारण है कि उनके लेखन में निर्भीकता पूरी तरह मौजूद है। इनकी रचनाओं में व्यंग्य विनोद का भी पुट दिखाई पड़ता है। इन्होंने बंगला और संस्कृत के कुछ रचनाओं के अनुवाद भी किए हैं। वे शब्दों के अद्भुत पारखी थे। अनिश्चितता शब्द की शुद्धता को लेकर उन्होंने महावीर द्विवेदी से लंबी बहस भी की थी। तो आइए अब अपने पाठ पर चलते हैं। हमारा पाठ जो है विदाई संभाषण। आपको इसके बारे में बता दूं कि यह बाल मुकुंद गुप्त जी का एक व्यंग्यात्मक निबंध है। इसमें उन्होंने ब्रिटिश वातावरण मतलब ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन की इंग्लैंड वापसी पर व्यंग किया है। उन्हें भारत विरोधी कार्य करने के लिए लज्जित किया गया है। यह निबंध कुछ इस प्रकार है। तो आइए देखते हैं। विदाई संभाषण पाठ। वायसराय कर्जन, जो 1899-1904 व 1904 से 1905 तक 2 बार वायसराय रहे, के शासन में भारतीयों की स्थिति का खुलासा करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया ही, यह अध्याय शिव शंभू के चिट्ठे, जो कि बाल मुकुंद जी की रचना थी, उसका अंश है। कर्जन के शासन काल में विकास के बहुत कार्य हुए, नए नए आयोग बनाए गए, किंतु उन सब का उद्देश्य शासन में गोरों का वर्चस्व स्थापित करना तथा इस देश के संसाधनों का अंग्रेजों के हित में सर्वोत्तम उपयोग करना था। कर्जन ने हर स्तर पर अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करने की चेष्टा की, यानी भारत को अपना गुलाम बनाना चाहे। वे सरकारी निरंकुशता के पक्षधर थे, लिहाजा प्रेस की स्वतंत्रता पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। अंततः काउंसिल में मनपसंद अंग्रेज सदस्य नियुक्त करवाने के मुद्दे पर उन्हें देश विदेश दोनों जगहों पर नीचा देखना पड़ा। क्षुब्ध होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वापस इंग्लैंड चले गए। आगे देखिए लेखक क्या बताते हैं। लेखक ने भारतीयों की बेबसी, दुख व लाचारी को व्यंग्यात्मक ढंग से लॉर्ड कर्जन की लाचारी से जोड़ने की कोशिश की है। साथ ही यह भी बताने की कोशिश की है कि शासन के आतताई रूप से हर किसी को कष्ट होता है, चाहे वह सामान्य जनता हो या फिर लॉर्ड कर्जन जैसा वायसराय। यह निबंध उस समय लिखा गया था जब प्रेस पर पाबंदी का दौर चल रहा था। ऐसी स्थिति में विनोद प्रियता, चुलबुलापन, संजीदगी, नवीन भाषा प्रयोग एवं रवानगी के साथ साथ यह एक साहसिक गद्य का नमूना भी है। आगे देखिए। लेखक कर्जन को संबोधित करते हुए कहता है कि आखिरकार अपने शासन का अंत हो ही गया।
अन्यथा आप तो यहाँ के स्थायी गायसराय बनने की इच्छा रखते थे। इतनी जल्दी देश को छोड़ने की बात आपको व देशवासियों को पता नहीं। इससे ईश्वर इच्छा का पता चलता है। आपके दूसरी बार आने पर भारतवासी प्रसन्न नहीं थे। वे आपके जाने की प्रतीक्षा करते रहे, परंतु आपके जाने से लोग दुखी थे। बिछड़न का समय पवित्र, निर्मल व कोमल होता है। यह करुणा पैदा करने वाला होता है। भारत में तो पशु पक्षी भी ऐसे समय में उदास हो जाते हैं। शिव शंभू की 2 गायें थी। बलशाली गाय कमजोर को टक्कर मारती है। एक दिन बलशाली गाय को पुरोहित को दान में दे दिया गया, परंतु उसके जाने के बाद कमजोर गाय भी प्रसन्न नहीं रही। उसने भी चारा नहीं खाया। यहाँ पशु ऐसे हैं तो सोचिए, मानव की दशा का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। आप इस पैराग्राफ में देख रहे होंगे कि किस तरह से व्यंग्यात्मक शब्दों का प्रयोग किया गया है और लेखक ने बड़ी ही चालाकी के साथ लॉर्ड कर्जन को यह एहसास करा दिया है कि वह गलत था। आगे देखो। इस देश में पहले भी अनेक शासक आए और चले गए, यह परंपरा है, परंतु आपका शासनकाल दुखों से भरा था। कर्जन ने सारा राज का सुखांत समझकर किया, उसका अंत दुख में हुआ। वास्तव में लीलामय की लीला कब किसी को पता नहीं, यानी ईश्वर की लीला के बारे में कोई नहीं जानता। दूसरी बार आने पर आपने ऐसे कार्य करने की सोची कि जिससे आगे के शासकों को परेशानी ना हो, परंतु सब कुछ उलट गया, यानी जैसा सोचा गया था वैसा नहीं हुआ। आप स्वयं बेचैन रहे और देश में अशांति फैला दी। यहाँ पर लेखक वायसराय जी के बारे में कह रहा है, यानी लॉर्ड कर्जन के बारे में कहता है कि आप स्वयं तो बेचैन रहे, लेकिन आपने क्या किया, देश में भी अशांति फैला दी। आने वाले शासकों को परेशान रहना पड़ेगा। आपने स्वयं भी कष्ट सहे और जनता को भी कष्ट दिए। लेखक कहता है कि आपका स्थान पहले बहुत ऊंचा था, लेकिन आपकी जो दशा है बहुत खराब है। दिल्ली दरबार में ईश्वर और एडवर्ड के बाद आपका सर्वोच्च स्थान था। आपकी कुर्सी सोने की थी, यानी आपके पास बहुत से सारे लाभ थे, कहने का मतलब। जुलूस में आपका हाथी सबसे आगे व ऊंचा था, परंतु जंगी लाट के मुकाबले में आपको नीचाई देखना पड़े, यानी आपका स्तर गिर गया। आप धीर व गंभीर थे, परंतु कौशल में गैर कानूनी कानून पास करने और कन्वोकेशन में अनुचित भाषण देकर आपने धीरता का दिवाला निकाल दिया। अब आप इस लाइन में देख रहे होंगे कि किस तरह वह, हम लोगों में एक हिंदी में कहावत होती है, आपने सुनी होगी कि जूते भिगो भिगो कर मारना। तो यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करके लॉर्ड कर्जन के बारे में हमें यहाँ पर एक व्यंग प्रस्तुत करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए। आपके इस्तीफे की धमकी को स्वीकार कर लिया गया। आपके इशारों पर राजा, महाराजा, अफसर नाचते थे, परंतु इस इशारे में देश की शिक्षा व स्वाधीनता समाप्त हो गई। आपने देश में बंगाल विभाजन किया, परंतु आप अपनी मर्जी से एक फौजी को इच्छित पद पर नहीं बैठा दे सके, अतः आपको इस्तीफा देना पड़ा। तो बंगाल विभाजन का जो कारण थे वो भी कौन थे, लॉर्ड कर्जन। यहाँ देखिए, लेखक कहता है कि आपका मनमाना शासन लोगों को हमेशा याद रहेगा। आप ऊंचे चढ़कर गिरे हैं, परंतु गिरकर पड़े रहना अधिक दुखी करता है। ऐसे समय में व्यक्ति स्वयं से घृणा करने लगता है। आपने कभी प्रजा के हित की नहीं सोची, आपने आंखें बंद करके हुक्म चलाए और किसी की सुनी नहीं। अब यहाँ पर देखिए, पता चल रहा है कि किस तरह से वह बता रहे हैं कि उन्होंने कैसे अत्याचार किए थे। यह शासन का तरीका नहीं है। आपने हर काम को जिद से पूरा किया। कैसर और जार भी घेरने घोटने की प्रजा की बात सुनते थे। ये जो कैसर और जार है, इसका मतलब होता है तानाशाह। तानाशाह के एक तरह से पर्यायवाची है। वो भी क्या करते हैं, वो भी तानाशाह भी तो यही करते हैं, जिस तरह से यहाँ पर जो है लॉर्ड कर्जन ने किया था, वह भी तानाशाही भी सिर्फ अपनी मनमानी करते हैं। तो वही बात हो रही है यहाँ पर। आपने कभी प्रजा को अपने समीप ही आने नहीं दिया। नादिर शाह ने भी आसिफ जाके तलवार गले में डालकर प्रार्थना करने पर कत्लेआम रोक कर दिया था, परंतु आपने 8 करोड़ जनता की प्रार्थना पर भंग रद्द करने का फैसला नहीं लिया। अब आपका जाना निश्चित है, परंतु आप भंग करके अपनी जिद पूरा करना चाहते थे। ऐसे में प्रजा कहाँ जाकर अपना जो दुख
जताए। मतलब देखिए, प्रजा किसके पास जाती है? राजा के पास। और जब राजा ही ऐसा तानाशाह हो जाए, राजा ही ऐसा क्रूर हो जाए, वही प्रजा का हित नहीं करना चाहे, तो फिर ऐसे में प्रजा भटकती रहती है, वो सोचती है कि वह कहाँ जाए, किससे जाकर अपनी बातें कहे। देखिए आगे देखिए, यहाँ की जनता ने आपकी जिद का फल देख लिया। जिद ने जनता को दुखी किया, साथ ही आपको भी, जिसके कारण आपको भी पद छोड़ना पड़ा। भारत की जनता दुख और कष्टों की अपेक्षा परिणाम को अधिक ध्यान में रखती है। वह जानती है कि संसार में सब चीजों का अंत है। उन्हें भगवान पर विश्वास है। ये तो आप जानते हैं कि हम भारतीयों को बहुत ही भगवान पर विश्वास है, कि भगवान की लाठी में जो है देर है लेकिन अंधेर नहीं है, जिसका यहाँ पर बहुत अच्छा उदाहरण आप सर्जन के रूप में देख सकते हैं। वो बंग चाहता तो था, बंगाल का विभाजन तो करना चाहता था, लेकिन अंत में उसे यहाँ से जाना पड़ा। वे दुख सहकर भी पराधीनता का कष्ट झेल रहे हैं। आप ऐसी जनता की श्रद्धा भक्ति नहीं जीत सकते। करजन अनपढ़ प्रजा का नाम एकाध बार लेते थे। यह जनता नर सुल्तान नाम के राजकुमार के गीत गाती है। यह राजकुमार संकट में नवरगढ़ नामक स्थान पर कई साल रहा। उसने चौकीदारी से लेकर ऊंचे पद तक काम किया। जाते समय उसने नगर का अभिवादन किया कि वह यहाँ की जनता भूमि का एहसान नहीं चुका सकता। अगर उसके सेवा में कोई भूल ना हुई हो तो उसे प्रसन्न होकर जाने की इजाजत दे। आज भी जनता उसे याद करती है। आप इस देश के पढ़े लिखों को देख नहीं सकते हैं। तो देखिए किस तरह से कहानी आगे बढ़ रही है, यानी ये जो पूरा प्रसंग है वो आगे बढ़ रहा है। लेखक करजन को कहता है कि राजकुमार की तरह आपका विदाई संभाषण भी ऐसा हो सकता है जिसमें आप अपने स्वार्थी स्वभाव व धूर्तता का उल्लेख करें। कि भाई जब राजकुमार था उसने तो कहा कि यदि मेरे से कोई भूल चूक हुई हो तो आप उसको माफ करिएगा, और अगर मेरे अच्छे कामों को मैंने अच्छे काम किए हो तो आप मुझसे याद रखिएगा। तो यहाँ पर वही कहा कि अगर आपने भी ऐसा कोई काम किया हो, ऐसी बात कही हो, तो बिल्कुल आप उसका उल्लेख कीजिए। भारत की भोली जनता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए वह कह सकेंगे कि आशीर्वाद देता हूँ कि तू फिर उठे, अपने प्राचीन गौरव और यश को फिर से प्राप्त करे, मेरे आने वाले तेरे गौरव को समझे। आपकी इस बात पर देश आपके पिछले कार्यों को भूल सकता है, परंतु आप में इतनी उदारता कहाँ है। तो आपने देखा कि किस तरह से लेखक ने व्यंग्यात्मक शब्दों का प्रयोग करते हुए यह रचना हमारे सामने प्रस्तुत की, और लॉर्ड कर्जन के बंग भंग जो उनका कुकृत्य था उसको भी हमारे सामने बड़े ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया। तो अब आपको इस पाठ को फिर से पढ़ना है और दोहराना है, और आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।